नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो ने आर्थिक विकास से संबंधित किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन आर्थिक विकास से संबंधित उनके जो विचार है वो उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में हमें मिलती है। इस पुस्तक में रिकार्डो ने बताया है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है और इसके विकास के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति के साधनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह हमें उनके विचार में इसकी झलक मिलती है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि आडम स्मिथ के जो उनके विचार हैं पूंजी संचय से संबंधित और माल्थस का जो जनसंख्या से संबंधित विचार था, इन दोनों विचारों का अच्छा खासा प्रभाव रिकार्डो के विचार में भी झलकता है। यहाँ रिकार्डो ने कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम जो लागू होता है उसके आधार पर, लगान के आधार पर और मजदूरी के आधार पर उन्होंने आर्थिक विकास के सिद्धांतों को जोड़कर बताने का प्रयास किया है कि इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है आर्थिक विकास पर किस प्रकार पड़ता है। तो रिकार्डो ने जो आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार दिए हैं उनके विचार कुछ मान्यताओं पर आधारित है। चलिए हम लोग सबसे पहले उनकी मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। जो पहली मान्यता उनकी है वो जनसंख्या से संबंधित है। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में जनसंख्या कम होती है और धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जब वृद्धि होना शुरू होती है तो जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट जो उनकी मान्यता है वो भूमि से संबंधित है। उन्होंने माना है कि भूमि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और भूमि के टुकड़ों में अनाज का उत्पादन किया जाता है और भूमि के अलग अलग टुकड़ों में उर्वरता शक्ति भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए उपज भी भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उनकी मान्यता में उन्होंने माना है कि समाज में प्रमुख रूप से 3 वर्ग हैं। एक है भूमिपति, दूसरा पूंजीपति और तीसरा है श्रमिक। तो जो भी उत्पादन होता है वो 3 हिस्सों में बढ़ता है। भूमिपति को मिलने वाला हिस्सा लगान, पूंजीपति को मिलने वाला हिस्सा लाभ और मजदूर को मिलने वाला हिस्सा मजदूरी होता है। नेक्स्ट जो मान्यता है वो है कि उन्होंने माना है कि श्रम और पूंजी पूर्ण रूप से गतिशील होती है और उनकी अगली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इन मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित विचार क्या है। उनके विचार से झलकता है कि उन्होंने कहा है कि कुछ खास परिस्थितियों में जब पूंजी संचय होता है तो पूंजी संचय होने के परिणाम स्वरूप लाभ जो है वो गिरने लगता है और अनाज की कीमतें बढ़ने लगती है। अनाज की कीमतें बढ़ने से मजदूरी में भी वृद्धि होने लगती है और धीरे धीरे जो है लाभ की मात्रा गिरती जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास के संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या कहा है। रिकार्डो ने कहा है कि यदि मजदूरी उतनी ही रहे तो निर्माणकर्ताओं की योजनाएं भी वैसे ही रहेंगी, परंतु यदि जैसा कि पूर्ण रूप से होता है अनाज की मूल्य बढ़ने से मजदूरी बढ़ेगी और तब निश्चित रूप से लाभ घट जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिकार्डो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर मजदूरी नहीं बढ़ती है तो आर्थिक क्रियाएं जो है वो उसी रूप में चलती रहेगी और जो भी पूंजीपति की जो योजना, जो प्री प्लान उन्होंने किया है उसी रूप से वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश अनाज की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उससे मजदूरी भी बढ़ेगी और लाभ की मात्रा जो है वो घटने लगेगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा है। तो रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित जो उनके विचार हैं उसका अध्ययन हम लोग प्रमुख रूप से 4 भागों में बांट के कर सकते हैं।
4 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया है आर्थिक विकास का। तो चलिए हम लोग भी एक एक करके एक एक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो उन्होंने जो आर्थिक विकास की पहली अवस्था के बारे में बात की है, तो उस पहली अवस्था के लिए उन्होंने कल्पना की है कि एक ऐसी स्थिति है जब जनसंख्या जो है बहुत ही कम है और पिछड़ेपन की स्थिति है, और उत्पादन या जो भी कृषि कार्य है वो हाथों के द्वारा किया जाता है, भूमि की फसल अच्छी होती है, और जो भी उत्पादन होता है वो प्रमुख रूप से 2 भागों में, 2 वर्गों में बंट जाता है। यहाँ पर 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक। तो श्रमिक को मजदूरी मिलता है, मजदूरी उनको जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर ही दी जाती है, और उसके बाद उत्पादन में से जो हिस्सा बच जाता है मजदूरी को निकाल देने के बाद, तो जो हिस्सा बच जाता है वह हिस्सा पूंजीपति को मिलता है। यहाँ पर लगान का जिक्र नहीं है। तो रिकार्डो के जो उन्होंने प्रथम अवस्था के बारे में बताया है, रिकार्डो ने आर्थिक विकास से संबंधित, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें लगान नहीं दिया जाता है, भूमिपति को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता है। यहाँ उत्पादन मुख्य रूप से 2 वर्गों में बंट गया है, पूंजीपति और श्रमिक। श्रमिक को निर्वाह मजदूरी दी जाती है और पूंजीपति को बाकी का सारा हिस्सा मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं पूंजीपति को बाकी हिस्सा मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट अवस्था में क्या होगा, पूंजीपति को जो हिस्सा मिला था, जो पूंजी संचय हुआ था, अब वो उसका उपभोग नहीं करके वो उसका विनियोग करेगा। तो पूंजीपति को जो हिस्सा मिला था नेक्स्ट स्टेज में वो उसका इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, विनियोग करने लगेगा। अब विनियोग करेगा तो क्या होगा, मजदूरों को अधिक मजदूरी मिलने लगेगी, मजदूर लोग ज़्यादा आराम पसंद हो जाएंगे, विलासिता का जीवन जीने लगेंगे, और धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से नए नए उद्योगों की स्थापना होगी। जब नए नए उद्योगों की स्थापना होती जाएगी तो कच्चे माल का डिमांड बढ़ेगा, अनाजों की मांग बढ़ेगी। तो उन कच्चे मालों की मांगों की पूर्ति करने के लिए घटिया किस्म की भूमि की ओर बढ़ा जाएगा, और धीरे धीरे घटिया किस्म की भूमि में खेती की जाएगी। तो अब यहाँ से जो है सेकेंड स्टेज से लगान भूमिपति को मिलने लगेगा, क्योंकि अब जब घटिया किस्म की भूमि पर खेती होती जाएगी तो धीरे धीरे लगान उत्पन्न होगा, और लगान जो है वो भूमिपति को मिलने लगेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेज में जो उत्पादन है वो 3 लोगों को जा रहा है। अब भूमिपति को भी लगान मिलने लगा है, पूंजीपति को भी लाभ मिल रहा है, और मजदूर को भी मजदूरी मिल रहा है। मजदूर को मिलने वाली मजदूरी जो है वो बढ़ने लगी है, बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे सेकेंड स्टेज से क्या होने लगेगा कि लाभ की मात्रा जो है वो कम हो रही है, क्योंकि मजदूरी भी बढ़ रही है और उसको अपना हिस्सा से ही लगान भी देना पड़ रहा है। तो सेकेंड स्टेज में जो है लाभ की मात्रा कम होने लगेगी। अब फिर तीसरा स्टेज आएगा, तीसरा स्टेज सेकेंड स्टेज से ही आएगा। सेकेंड स्टेज में हम लोग देखें कि धीरे धीरे लाभ की मात्रा कम होने लगी। अब तीसरा स्टेज में क्या होगा, तीसरी अवस्था में क्या होगा, जो भी पूंजीपति लोग हैं वो लोग ये प्रयास करेंगे कि किस तरह से अपने लाभ को बचाया जाए और किस तरह से उत्पादन क्रिया में बने रहें और उत्पादन वो करते रहें, ये उनका प्रयास रहेगा। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उत्पादन में बने रहने के लिए वो लोग मशीनों का प्रयोग करेंगे। मशीनों के प्रयोग करने से क्या होगा, उनकी उत्पादन लागत जो है वो घट जाएगी और कीमतें भी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे मजदूरों को मजदूरी कम मिलने लगेगी। तो जो मजदूर विलासिता के जीवन जीने के आदी हो चुके थे वो लोग काम छोड़ के जाने लगेंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। तो हम लोग यहाँ तीसरी अवस्था में देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया है, लागत कम हो गई है, कीमतें गिर रही है और बेरोजगारी भी जो है वो बढ़ने लगी। और अब जो पूंजीपति है उनको फिर से लाभ मिलने लग रहा है और उनके लाभ में वृद्धि हो रही है। तीसरा स्टेज में क्यों उनके लाभ में वृद्धि हो रही है, क्योंकि उन्होंने मशीनों से काम लेना शुरू कर दिया है और लागत में कमी हो रही है। तो जब लागत में कमी हो रही है तो उनको ज़्यादा लाभ की मात्रा मिल रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड स्टेज में क्या हो गया, मशीनों के प्रयोग से फिर से उनको लाभ मिलने लगा, क्योंकि लागत जो है वो कम हो गई, लेकिन बहुत सारे मजदूर लोग बेरोजगार होने लगे हैं।
अब हम लोग देख रहे हैं कि तीसरी अवस्था के बाद क्या होने लगेगा, चौथा अवस्था में क्या होगा। तीसरी अवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि उनको लाभ मिलने लग रहा है क्योंकि लागत घट गया। अब यहीं से चौथी अवस्था शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग लालच में आ जाएंगे कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगा। तो इस तरह से वो लोग लालच में आने के बाद में चौथी अवस्था में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर नए उद्योग खुलेंगे, फिर कच्चे माल की मांग बढ़ जाएगी। तो नतीजा क्या होगा, और घटिया किस्म के भूमि पर खेती होने लगेगी। तो और जब घटिया किस्म के भूमि पर खेती होने लगेगी तो फिर लगान और बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत क्या हो जाएगी कि घटिया किस्म के भूमि पर खेती करने से उनकी लागत जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक और लोग देख रहे हैं कि अनाज का उत्पादन करने से उनके लागत में वृद्धि हो रही है, क्योंकि घटिया किस्म की भूमि में उत्पादन करने में उनको खर्च ज़्यादा बैठ रहा है, लागत अधिक हो रही है। और मजदूरों में भी ये लोग ज़्यादा अब कटौती नहीं कर सकते हैं, मजदूरी की दर में भी ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही मजदूरी कम दे रहे हैं, बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अब क्या होगा, उनका उत्पादन का लागत बढ़ने लगेगी, वो लोग मजदूरी में भी नहीं कटौती कर सकते हैं, धीरे धीरे जो है वो उनका लाभ गिरने लगेगा। और जो तीसरा स्टेज में उन्होंने मशीनों का प्रयोग किया था, और उन मशीनों के द्वारा जो उनको लाभ प्राप्त हो रहा था, क्रमिक रूप से धीरे धीरे वो लाभ भी कम होने लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी। और जो भी उन्होंने अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था, उसके बदौलत जो भी उनके उत्पादन लागत में कमी आई थी वो भी धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी, और उनका लाभ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो चौथा स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि जो वस्तुओं का जो उत्पादन लागत है वो बहुत बढ़ गया है, मजदूरी में कटौती नहीं की जा सकती है, और कंटिन्यू उनका लाभ जो है, पूंजीपति का लाभ जो है वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है। जब उनका लाभ धीरे धीरे गिरते जाएगा तब क्या होगा, उनके पास कुछ सेविंग नहीं होगा, कुछ बचत नहीं होगा, और जब बचत नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बचत और विनियोग यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों रुक जाएगा, और इस तरह से इकोनॉमी में जो है वो स्थिर अवस्था आ जाएगी, सब चीज़ स्थिर होने लगेगा। और स्थिर अवस्था में क्या होगा, लाभ जो होगा वो जीरो हो जाएगा बिल्कुल से। तो यहाँ पर स्थिर अवस्था में पहुँच जाएगा इकोनॉमी। तो रिकार्डो ने कहा है कि स्थिर अवस्था में जब इकोनॉमी पहुँच जाएगा तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि पहले विकास होता है और उसके बाद पतन होता है। तो जब स्थिर अवस्था में इकोनॉमी पहुंच जाएगी तो फिर इकोनॉमी का पतन होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में फिर विकास होगा। दैट मीन्स यहाँ से जो व्यापार चक्र की क्रियाएं हैं, जो ट्रेड साइकिल की क्रियाएं हैं, वो इस तरह से शुरू फिर यहाँ से हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रिकार्डो ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। उन्होंने विचार दिया है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने विकास के क्रम में इन 4 स्टेजेस से गुजरती है, इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो इस प्रकार के विचार उन्होंने दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो के विचार के संदर्भ में दूसरे अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या आलोचनाएं प्रस्तुत की है। तो सबसे पहली आलोचना जो है वो इस विचार के विरुद्ध जो दी जाती है, वो ये कहा जाता है कि रिकार्डो जो थे वो तकनीकी प्रगति से संबंधित जो भी संभावनाएं थी उनसे वो अनभिज्ञ थे। वो ये सही तरह से ये अनुमान नहीं लगा पाए थे कि आने वाले समय में तकनीकी का कितना विकास होगा, टेक्नोलॉजी कितना डेवलप होगा, क्योंकि रिकार्डो ने उत्पत्ति के क्रमागत ह्रास नियम को एक्सेप्ट किया है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो उत्पत्ति के क्रमागत ह्रास नियम को रोकने में वो सफल हो जाता है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि लाभ की जो दर है वो तकनीकी में परिवर्तन के कारण ऊंची दर पर ही बनी रहती है, और पूंजी संचय जो है वो भी संभव होते रहता है। तो इस तरह से स्थिर अवस्था की और इकोनॉमी जो है वो नहीं बढ़ पाती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जो आलोचकों का कहना है कि उन्होंने तकनीकी विकास के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था, उसके बारे में उन्होंने सही तरीके से उसका अनुमान वे नहीं लगा पाए थे, रिकार्डो अनुमान नहीं लगा पाए थे। फिर नेक्स्ट उनकी जो आलोचना की जाती है विचार को लेके, वो ये माना जाता है
कि उन्होंने जो उत्पत्ति ह्रास नियम और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को लेके अपने जो विचार दिए थे, तो अभी वर्तमान युग में हम लोग देख रहे हैं कि तकनीकी विकास के चलते उत्पत्ति ह्रास नियम को भी रोकना संभव हो गया है, और माल्थस ने जो जनसंख्या से संबंधी निराशावादी जो विचार दिए थे वो भी अभी वर्तमान में आशावादी परिवर्तन में संभव हो चुका है, क्योंकि उनका जो निराशावादी दृष्टिकोण था उसको अब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने जो मान्यता ली थी वो पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा पर आधारित थी, लेकिन आलोचकों का ये भी कहना है कि वर्तमान समय में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है, ये एक काल्पनिक स्थिति है। तो उनकी ये मान्यता भी एक काल्पनिक मान्यता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने आर्थिक विकास से संबंधित जो भी विचार दिए थे, तो उस विचार की भी कुछ कुछ आधारों पर आलोचना की गई है। जो भी आलोचनाएं की गई हैं वो मुख्य रूप से इनकी मान्यताओं से ही संबंधित है। हम लोग यहाँ एक चीज़ और बात करते हैं कि आर्थिक विकास के संबंध में रिकार्डो ने जो विचार दिए थे उसमें उन्होंने मशीनों के प्रयोग के बारे में भी और सार्वजनिक ऋण के संबंध में भी विचार दिए हुए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मशीनों का प्रयोग और सार्वजनिक ऋण जो है वो आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि रिकार्डो ने मशीनों के प्रयोग को तब वांछनीय माना है जब इसके द्वारा यानी कि मशीनों के प्रयोग द्वारा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उनका ये मानना था कि अगर मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो ये अच्छा है, मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना कि आर्थिक विकास के बारे में रिकार्डो के विचार क्या थे, उन्होंने क्या बताया था आर्थिक विकास के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।